KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, welcome back to your own channel KP classes. I am Ronak Tiwari and today we will discuss how to prepare CLAT PG 2024 Law Entrance Exam. So guys, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको CLAT PG के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जिससे कि आप सबका CLAT PG हो जाए. सो CLAT PG पहले तो मैं ये बता दूँ कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो CLAT PG एग्ज़ाम देने के लिए फर्स्ट थिंग आपका लॉ से ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी. सिर्फ और सिर्फ लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट ही CLAT PG में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए या हमें CLAT का कोई एग्ज़ाम देना है तो CLAT के एग्ज़ाम को हम 2 वेज में देते हैं. फर्स्ट वे तरीके का ये हो गया कि हम 12th जब पास आउट होते हैं तो 5 ईयर का लॉ हमें जब करना होता है तो CLAT UG का एग्ज़ाम देते हैं. एंड जब हम ग्रेजुएट कर लेते हैं लॉ से एंड हमें जब मास्टर्स करना होता है मींस मास्टर्स ऑफ लॉ और LLM करना होता है देन हम लोग CLAT PG के एग्ज़ाम को देते हैं. सो CLAT PG के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसे क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आप LLM कर सकते हो. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें CLAT को क्वालिफाई कैसे करना है और उसके लिए क्या ही हमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं. फर्स्ट मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा देन आई विल एक्सप्लेन. द CLAT PG 2023 will feature an emphasis on the comprehension abilities of the student. It shall be of 120 marks, 120 minute duration with 1 sections. Means आप सब जानते हैं कि जो CLAT PG के अब एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 2 आवर्स के होते हैं. तो आप यहाँ पे मैंने आवर्स भी मेंशन करके रखते रहे हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो. तो CLAT PG जो एग्जामिनेशन होते हैं वो 2 आवर्स के होते हैं एंड इस 2 आवर्स में आपके 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एंड 1 क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे. एंड इसके जो अगर माइनस मार्किंग में बात करूँ तो माइनस मार्किंग में ये रहेगा कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं. मीन्स अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन. पर एवरी क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा एंड डिडक्शन या माइनस मार्किंग आपका कितना रहेगा 0.25. तो यहाँ पे जो आज के डेट में CLAT PG में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो CLAT PG में क्वेश्चन अब कुछ कंप्रहेंशन बेसिस आने लगे. कंप्रहेंशन बेसिस क्वेश्चन पहले CLAT UG में ज़्यादा आते थे बट आज के डेट में आपको CLAT PG में भी कंप्रहेंशन बेसिस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो कंप्रहेंशन बेसिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ लीडिंग केस लॉज होते हैं उन्हें हमें प्रॉपर तरीके से पढ़ना होता है. और लीडिंग केस लॉ पे तो जितना अच्छा कमांड रहे उतना ही बेटर रहेगा. जैसे कि कुछ लीडिंग केस लॉ की मैं बात करूं तो सबरीमाला टेम्पल केस हो गया एंड DK वाशु केस हो गया. तो इस तरीके कई सारे और बड़े फेमस लीडिंग केस लॉ हैं. उन लीडिंग केस लॉ को हमें देखना पड़ेगा एंड केस लॉ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी हमारे कंप्रहेंशन बनेंगे तो CLAT PG में कंप्रहेंशन सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो कि आपके केस लॉ से ही बनते हैं. तो अगर आप केस लॉ की रीडिंग की अगर आपकी प्रैक्टिस है देन इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. सो आपने मार्क्स देख लिया एंड उनके वेटेज देख लिए कि हाँ 120 मार्क्स है और पर क्वेश्चन हमें या एवरी क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स मिलेगा एंड डिडक्शन हमारा 0.25 रहेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस बहुत मैंडेटरी होता है हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली हमें कैसे पढ़ना है क्या करना है. और सिलेबस के वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन भी करते हैं. मीन्स अगर किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को हमें और बेटर तरीके से पढ़ना पड़ता है एंड किसी सब्जेक्ट से अगर कुछ कम क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट पे हमें थोड़ा कम फोकस करना पड़ता है. तो इसे मैं प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आज के डेट में आप सब जानते होंगे कि CLAT PG में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सिर्फ और सिर्फ CLAT PG में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से तो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए. एंड नेक्स्ट जूरिस्प्रूडेंस से लेकर के लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ मीन्स कितने लॉ बच रहे हैं आपके. आप यहाँ पे देख सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एंड फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ एंड लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस. मीन्स इन सबको अगर इंक्लूड कर दे तो यहाँ से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं. कहाँ पे? CLAT
पीजी में। सो नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जितने बेटर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हमारे टोटल कट ऑफ उतना ही या टोटल हमारे मार्क्स उतना ही बेटर जाएगा। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से कवर कर ले रहे हैं तो हमारे 90% प्लस चांसेस हो जाते हैं क्लैट में सिलेक्शन होने के। सो फर्स्ट थिंग, आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बेसिकली क्या पढ़ना रहता है ये 1 बाय 1 मैं सब कुछ अभी डिस्कस करूँगा। एंड जो अदर सब्जेक्ट हमारे बच रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये भी आसपास मतलब 10 के आसपास सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन को मेरा मानना है कि सभी क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि उनके एटलीस्ट मार्क 50 to 55 आए। अगर इतने मार्क्स अगर ये यहाँ से सिक्योर कर ले रहे हैं तो उनको उनका क्लैट पीजी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड देन जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट अगर यहाँ पे बच्चे थोड़े कम भी पढ़ रहे हैं, उतना अच्छा कमांड नहीं हो पा रहा है, तो भी किसी भी सिचुएशन में मतलब कितना भी कमांड ना हो उसके 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। 30 मार्क्स आप मान के चलो, या 25 to 30 मार्क्स हम इस 60 मार्क्स में से 25 to 30 मार्क्स के बीच में हम मान के चले, तो भी एवरेज नंबर हम रखते हैं 50 and 25। तो 50 + 25 अगर हम मार्क्स को ऐड करें तो 75 आ रहा है। अगर आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं क्लैट पीजी में, तो आप मान के चलो कि आपको टॉप 5 एनएलयू में से कोई एक एनएलयू मिल जाएगी। टॉप 5 एनएलयू में से आपको कोई भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, और इतना स्कोर एक गुड स्कोर, एक अच्छा स्कोर माना जाता है क्लैट पीजी के अकॉर्डिंग। सो आपको क्या फोकस करके चलना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एंड अदर सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, एंड अदर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आप सब जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, एंड 22 पार्ट्स हैं। बट क्या सारे आर्टिकल्स की या सारे पार्ट्स की या सारे शेड्यूल की इक्वल वैल्यू है? नहीं। जैसे हमारे बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो सारे पार्ट्स की एक अलग वैल्यू होती है। वैसे ही कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया, जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं मतलब मेजर इसमें 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हो गए, एंड इसमें अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो टोटल 22 पार्ट्स हो गए, एंड अगर शेड्यूल की बात करूं तो टोटल 12 शेड्यूल, मतलब 12 इसमें शेड्यूल है। सो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे ना जो हर मतलब पार्ट, अगर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं उन पार्ट को हमें बहुत अच्छे से कवर करना रहता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ मेजर पार्ट से आते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ फोकस करना है, और इसी स्ट्रैटेजी को आप सब सारे सब्जेक्ट में फॉलो करोगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। आप मान के चलो कि फंडामेंटल राइट से अगर जिसका फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है तो 50% कॉन्स्टिट्यूशन तो उसका ऐसे ही कवर हो गया। मतलब जो 60 क्वेश्चन अगर क्लैट पीजी में आने वाले हैं, एंड अगर आपने फंडामेंटल राइट कवर कर लिया तो ये मान के चलो कि 50% आपका कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो गया। देन पार्ट 4 जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड देन आपको 4 कैपिटल ए जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको कवर करना है। देन प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को, सो प्रेसिडेंट में भी कुछ मेजर क्वेश्चंस होते हैं, सो उन क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल आर्टिकल 57 कहता है कि इंडिया में मतलब प्रेसिडेंट री एलिजिबल होता है, मतलब सेकेंड टाइम भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है, एंड प्रेसिडेंट को ऑथ कौन दिलाता है, एंड वो रिजिग्नेशन किसको दे सकता है। सो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर बेसिस पे वो हमें फोकस करने रहते हैं। एंड पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में दिया गया है, या ऑर्डिनेंस ये जो इशू करता है उसकी कितनी ड्यूरेशन रहती है, या ऑर्डिनेंस के ऊपर कुछ लीडिंग केस लॉ। सो आपको ना एक फॉर्मेट में सब बनाना पड़ेगा MCQ 1 पॉइंट बेसिस पे। जैसे अगर मैं ऑर्डिनेंस की मैं बात करूं तो ऑर्डिनेंस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट ऑर्डिनेंस पे ये बन सकता है कि इन विच आर्टिकल गिवन पावर ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आप बताओगे पहले आर्टिकल 123, फिर इसके ड्यूरेशन के रिगार्डिंग पूछ सकता है। सो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन इसके केस लॉज पूछ सकते हैं, तो कुछ केस लॉज है आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे।
सो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेजर टॉपिक हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से कवर करोगे। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मतलब जो आर्टिकल की मतलब जो मेन आर्टिकल की हेडिंग होती है, जैसे कि आर्टिकल 123 की हेडिंग तो ये हो गई ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बट इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी में इन द सेंस कि इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ऑर्डिनेंस कब इशू हो सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस केस लॉ भी इसके इंपॉर्टेंस होते हैं। बट कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जैसे कि आर्टिकल 17 हो गया हमारा, अनटॉचेबिलिटी हो गया, एंड 18 आर्टिकल हमारा इसके रिगार्डिंग हो गया कि आप कोई फॉरेन टाइटल नहीं ले सकते। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर सिर्फ मतलब उनकी हेडिंग याद कर लो, इट विल बी सफिशियंट, मतलब एक्स्ट्रा आपको कोई केस लॉ एंड उसके डीप में जाके थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, और आपको मतलब अपने सब्जेक्ट की मतलब एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपका उस पर कमांड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल होना चाहिए, देन इट विल बी पॉसिबल फॉर क्लियर क्लैट पीसी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम लिखे, एंड इसमें एक इमरजेंसी का पार्ट 18 हो गया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अमेंडमेंट वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे कुछ मेजर टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें पढ़ने होते हैं। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का मान लिया कि जिस पार्ट में सुप्रीम कोर्ट दिया गया वो इंपॉर्टेंट है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जितने आर्टिकल दिए गए सब पढ़ने हैं, सबकी थ्योरी लर्न करनी है? नहीं, हमें ये ध्यान में रखना है कि कहाँ से केस लॉ बन सकता है, कहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। वो तब हमें आएगा जब हम थोड़ा डीप डाउन चीज़ों को पढ़ते हैं। सो ये तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एक मैं दूसरा एग्जांपल और दे देता हूँ आईपीसी का। तो आईपीसी जब आप पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली जो ऑफेंसेस होते हैं आईपीसी में, क्या है ऑफेंस है, मतलब ऑफेंस की डेफिनेशन को बताया गया है एंड उसकी पनिशमेंट को बताया गया। तो आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं। आईपीसी में क्या है, फर्स्ट ऑफेंसेस की जो डेफिनेशंस हो गई, जैसे कि चोरी की डेफिनेशन हो गई, मर्डर की, कल्पेबल होमिसाइड, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, तो जो भी ऑफेंसेस हैं, सिंपल हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। प्लस उन अगर वो वैसा कोई ऑफेंस कोई पर्सन कमिट करता है तो वहाँ पे क्या उसको पनिशमेंट मिलने वाली, जैसे कि वहाँ पे आप देखोगे तो डकैती की पनिशमेंट है, रॉबरी की पनिशमेंट है, थेफ्ट की पनिशमेंट है, मर्डर की, रेप की, ऑलमोस्ट जितने भी ऑफेंसेस हैं सारे ऑफेंसेस की वहाँ पे पनिशमेंट को मेंशन किया गया है। सो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सिर्फ दो चीज़ आईपीसी में है, तो इसलिए इसमें अगर मेजर में या इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ या इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करूँ या चैप्टर्स की बात करूँ, तो आप यहाँ पे अगर आप कुछ चैप्टर्स ऐसे अगर आप उन्हें कवर कर लेते हो तो आप मान के चलो कि आपकी ऑलमोस्ट आईपीसी कवर है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में फॉलो करना है कि हर एक सब्जेक्ट में कितने भी आर्टिकल्स दिए हों, बट कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं उन्हें हमें अच्छे से कवर करना होता है। और वो मेजर पार्ट अगर आपके कवर हैं, आपको ये टेक्निक पता है कि हाँ ये हमें पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है, देन आपको क्लैट पीजी या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आईपीसी की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो चैप्टर नंबर 4 हो गया जनरल डिफेंस, चैप्टर नंबर 16 हो गया ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, चैप्टर नंबर 70 हो गया ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो ये जस्ट मैंने एग्जांपल आपको दिया, ये तीनों फिलहाल ऐसे चैप्टर हैं। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर कवर हैं तो आपके आईपीसी के 70% टॉपिक क्लियर है, मतलब 70% आईपीसी के क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप मान के चलो कि आपको आईपीसी में बहुत कुछ आता है। सिर्फ अब देखो इसमें टोटल चैप्टर आप देखोगे ना, तो टोटल चैप्टर इसमें 23 हैं। कितने हैं? 23। बट आपने देखा सिर्फ 3 चैप्टर को पढ़ने से हमने 70% सिलेबस कवर कर लिया। तो ऐसे ही आपको मतलब ये ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में आता क्या है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या पैटर्न है, और हमें कैसे एक स्ट्रैटेजी के थ्रू वर्क करना है, और कौन से क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में है या कौन से आर्टिकल या सेक्शन वन लाइनर में है उसे वन लाइनर में हमें कंप्लीट करना है, या किस सेक्शन को हमें सेक्शन और सेक्शन की हेडिंग एंड उसकी थ्योरी एंड थ्योरी के साथ उसकी केस लॉ पढ़नी, ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की मैं बात करूं तो मर्डर हो गया, तो मर्डर को एक्सप्लेन तो आर्टिकल सेक्शन 300 में किया गया, बट उसकी पनिशमेंट 302 में दिया गया। तो मर्डर का मतलब मर्डर का हमें सेक्शन लर्न करना पड़ेगा, देन उसके सारे प्रिंसिपल एक्सेप्शन वो देखने पड़ेंगे, देन उसके पनिशमेंट देखने पड़ेंगे, देन उसके
केस लॉ देखने पड़ेंगे। बट ऐसे बहुत से सेक्शन है आईपीसी में जो हम सिर्फ वो सेक्शन की हेडिंग पढ़ लेते हैं, देन इट विल बी कंप्लीट, मतलब वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की मैं बात करूं, तो अगर आप एक ठग करके एक सेक्शन है 3, आप सेक्शन 310 में आप देख सकते हो, सिर्फ आपको हेडिंग पता है ना तो भी आपका सफिशिएंट है, आपको कोई केस लॉ, आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ठग पढ़े, थोड़ा सा आप उसको अंदर का देख लिए कि हाँ ये मतलब ऐसा ऐसा कोई करता है तो ठग हो जाता है, तो आपका उतने से वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि किस सेक्शन का हमें क्या पढ़ना है, किस सेक्शन की कितनी वेटेज है, कितनी वैल्यू है, और जितनी किसी सेक्शन की वेटेज है, जितनी किसी सेक्शन की वैल्यू है, आपको भी उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी, उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, देन आपके एग्जाम क्वालिफाई हो पाएंगे। एंड इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी में बेसिकली यही आता है कि जितना काम का है उतना पढ़ना है, जो काम का है उसी को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। जैसे कि उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जानते हो आप में आईपीसी आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, टॉल्ट आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, वो सही बात है, अपने सिलेबस को जानना इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आईपीसी आ रहा है, ठीक है, आईपीसी में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कि आईपीसी है मतलब सब्जेक्ट हमारे है क्लैट पीसी में, बट उससे भी मैंडेटरी क्या होता है कि आईपीसी जो है वो तो काफ़ी ब्रॉड है, मतलब इतनी ब्रॉड है क्या ही बताएं, बहुत सारे केस लॉ हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, टोटल 511 सेक्शंस है। बट उससे भी मैंडेटरी चीज़ क्या होती है कि आईपीसी में हमें ये पढ़ना है, ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा मैंडेटरी हो गई कि हमें ये नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ सेक्शन आईपीसी में कभी नहीं पूछे जाते। अगर मैं आईपीसी की अगर एक बात करूँ तो आईपीसी में टोटल 511 सेक्शन है, तो आप 150 सेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेक्शन है कि आप उन्हें पढ़ लेते हो तो आप मान के चलो कि आपके 95% सिलेबस कवर, तो आप 150 पे फोकस करो ना, बाकी को छोड़ दो आप, वो आपको आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे, वो तब आइडेंटिफाइड होगे जब आप थोड़ा डीप डाउन स्टडी करोगे। तो यही टेक्निक होती है कि जो चीज़ें काम की रहीं आप उन्हें रख लो, बाकी को आप छोड़ दो। वैसे भी आप जानते हो कहीं पे इंटरव्यू होता है तो यहाँ जॉब की वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पे कितने लोग अप्लाई करते हैं, लाख लाख लोग अप्लाई करते हैं। यूपीएससी हो गया, जुडिशरी हो गया तो 1-1 लाख लोग, या क्लैट ही हो गया तो 1-1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या क्लैट वाले, क्लैट पीजी जो क्लैट हमारी कंसोर्टियम बोर्ड एग्जाम कराती है, तो क्या सबको सेलेक्ट कर लेती है? नहीं, वो बस अपने काम के स्टूडेंट को जो अच्छे मार्क्स लाए उनको रख ली, बाकी को सबको छोड़ दी। वही आपको करना है। आपके पास आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट, ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट आपके काम के हैं आप उन्हें पढ़ो, और जो टॉपिक आपके काम के हैं आप उन्हें पढ़ो, बाकी सब छोड़ दो, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आपको वो आइडेंटिफाइड करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, आईपीसी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो अब भाई आप अपने टीचर से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके, एंड अगर फर्दर इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आई थिंक ये आपके क्लियर होंगे कि एग्जैक्टली हमें कैसे पढ़ना है। या कॉन्ट्रैक्ट एक है, उसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा पार्ट 2 माना जाता है, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट हमारा पार्ट 1 माना जाता है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक है, और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 124 से लेकर के सेक्शन 238 तक है। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के इस वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लिए तो आपका 95% सिलेबस कवर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले पोर्शन को आप कंप्लीट कर लिए तो आपके 95% सिलेबस कवर हो गया। और यहाँ से आप मान के चलो कि 1 to 10% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब 100% में से 1 to 10% क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में से आते हैं। तो आप फर्स्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो ना। और फर्स्ट में जैसे मान ली टोटल 75 आर्टिकल हैं, बट इसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल की मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 35 होंगे। तो यही आपको सीखना है, यही आपको पढ़ना है कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि अगर आप क्लासरूम कहीं पे आप जाते हो पढ़ने के लिए, कहीं एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे 10 बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ बैठना है, पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन किन बच्चों से बहुत दूर रहना है। कुछ होते हैं मतलब ज़्यादा गलत एक्टिविटी करने वाले, या परेशान करने वाले, या उनका पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट रहता है, तो उनसे दूर रहना और इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जैसे अच्छा फ्रेंड बनाना जरूरी होता है, वैसे ही कुछ गलत स्टूडेंट से भी दूर रहना और आपके लाइफ के लिए और आपके एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही सब चीज़ें हमें फोकस करनी होती हैं कि हमें एग्ज़ाम में भी आईपीसी है, आईपीसी को पढ़ना है, अच्छी बात है, बट आईपीसी में क्या क्या नहीं पढ़ना है वो और मैंडेटरी होता है। सो
आपको मैंने यहाँ पे मार्क्स वाइज सिलेबस बता दिए। कॉन्स्टिट्यूशन से 60 मार्क्स के आते हैं एंड अदर सब्जेक्ट से 60 मार्क्स के आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आप मास्टर बन जाओ, कैसे भी करके आप मास्टर बन जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या क्या पढ़ना है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को तो बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए जानना मैंडेटरी है, और इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना होता है जिससे कि आप 50+ मार्क्स ला सकते हो। सो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, फर्स्ट इसमें आपको सारे आर्टिकल्स पे फोकस करने पड़ेंगे, एंड देन इसके पार्ट भी कभी पूछ लेता है, देन इसके शेड्यूल भी कभी पूछ लेता है, देन इसके केस लॉ, एंड इसके अलावा कुछ इसके लीडिंग केस लॉ या जो इसके मतलब न्यू बिल्कुल केस लॉ है, बिल्कुल कुछ न्यू केस लॉ हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मतलब केस लॉ एक हो गए, जैसे पुराने केस लॉ, प्रीएम्बल पे अगर मैं पुराने केस लॉ की बात करूँ तो 2 केस लॉ बड़े फेमस हैं, बेरूबारी एंड केशवानंद। केशवानंद में बोल दिया गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बेरूबारी में बोला गया था इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट कुछ लीडिंग और न्यू केस लॉ अगर मैं उनकी बात करूँ, जैसे आप सबरीमाला टेम्पल केस देखोगे, ठीक है, तो ये सब जो हमारे केस लॉ हैं ये सब हमारे न्यू केस लॉ हैं। तो आपके ओल्ड एंड जो न्यू हमारे केस लॉ हैं वो दोनों को फोकस करना पड़ेगा, और रिसेंट केस लॉ पढ़ना तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सो ये 4-5 चीज़ें अगर आप इन पे अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे हो तो आपके डेफिनेटली 50 to 55 नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, इससे ज़्यादा आ सकते बट इससे कम नहीं आने वाले। बाकी यही सारी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिखी है चीज़ों को, ताकि आप उन पे फोकस कर पाएँ। फर्स्ट थिंग इज अर्लियर कंसोर्टियम यूज्ड टू प्रोवाइड अ सब्जेक्ट वाइज वेटेज, सो प्रिपरेशन फॉर योर क्लैट पीजी वॉज मच ईजियर। मीन्स कि अब तो क्लैट कंसोर्टियम ने क्या कर दिया है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज क्या हो गया 60 मार्क्स का, एंड अदर सब्जेक्ट की वेटेज क्या हो, किसी का 10 मार्क्स, किसी का 5 मार्क्स। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख के वहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो इससे क्या है कि अगर आपको पर सब्जेक्ट का वेटेज क्लियर हो गया तो आप उस सब्जेक्ट को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कितनी हाई वेटेज है, 60 मार्क्स के आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सब मास्टर बन जाओ। एंड और सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स के आ रहे हैं तो उसे आप थोड़ा ही कम पढ़ो, इतना पढ़ो कि बस हो जाए, आप एटलीस्ट उसके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके सॉल्व हो जाए। देन as the consortium does not give much topic wise weightage, you must cover entire subject and सब टॉपिक्स। मीन्स आपको मतलब एक तरीके से बहुत डीप डाउन नहीं जाना है, आपको एक तरीके से सिलेबस पूरा कवर करना है, बट बहुत डीप डाउन उतना नहीं जाना है। आपको कोई प्रिंसिपल है, कोई थ्योरी है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि न्यू डायनामिक प्रिंसिपल कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो वो आर्टिकल 14 से डील करता है, एंड किस जज ने वो प्रिंसिपल दिया तो आप बताओगे भगवती। सो या केस लॉ का नाम पूछ लिया, या डाइसी का रूल ऑफ लॉ किस आर्टिकल से डील करता था, आर्टिकल 14, एंड या पूछ लिया रूल ऑफ लॉ किसने दिया। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं मेजर वो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 20 में तो जो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉज हैं वो तीनों क्लॉज पे अलग अलग मतलब प्रिंसिपल हैं, जैसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन से लेते हुए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड डबल जियोपॉलिटी, तो ये तीनों अलग अलग प्रिंसिपल हैं, ये भी पूछते रहते हैं। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, read and refresh your knowledge of important judgment and try to discern various issues and discuss in such judgment। मीन्स आपको सारे केस लॉ पे अच्छे से फोकस करने हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, मतलब कि आपको सिलेबस प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस को जब तक अच्छे से नहीं जानेंगे, उसे अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, देन एग्जाम क्वालिफाई करना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट, आपको कुछ टॉपिक को प्रायोरिटी बेस पे रखनी पड़ेगी। इसका मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबसे हाई रखो, देन आईपीसी, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन अदर सब्जेक्ट, मतलब कि उसके वेटेज के हिसाब से। जैसे कि मेजर अगर मैं बात करूँ तो क्लैट में आप क्या क्या आपको तो पता ही होना चाहिए बेटर तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, देन आईपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन बात ना सारे कोडिफाइड लॉ को रखना, तो जितने भी कोडिफाइड लॉ हैं, एंड देन अनकोडिफाइड लॉ को। प्रिपरेशन का सबसे बेटर तरीका ये होता है, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ एंड देन अनकोडिफाइड लॉ। तो ये सब चीज़ों को आपको फोकस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। आपको जो क्वेश्चंस करने होते हैं क्लैट में वो टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि
आपके क्वेश्चन कंप्रहेंशन बेस हो सकते हैं, क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी टाइप में हो सकते हैं, तो वहाँ पर टाइम लगता है। तो जब भी आप MCQ अपने घर पे सॉल्व करो या मॉक दो, तो आप अपने लिए एक वॉच ले लो एंड वॉच में मतलब फिक्स कर लो टाइम कि हाँ ये 120 क्वेश्चन है, मैं ये मॉक दे रहा हूँ और मुझे 120 क्वेश्चन को 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मॉक, आप मॉक टेस्ट जितना दोगे, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को अगर एक चीज़ क्लियर अच्छे से बता दूं कि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमें मॉक देना चाहिए, कितने मॉक दें, कैसे दें, क्या करें। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप क्लैट यूजी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लैट पीयूजी की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एट लिस्ट आपके 50 मॉक्स होने ही चाहिए। 50 मॉक्स आप दो प्रॉपर तरीके से, और इतने अच्छे से 50 मॉक्स दो कि आपके सारे क्वेश्चन विद इन 2 आवर्स या उस एग्ज़ाम की जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सो मॉक इट्स सोल ऑफ द एनी एग्जाम। मतलब अगर मॉक अगर आपने नहीं दिया, आपने कितना भी पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं निकलेगा। एग्जाम क्वालिफाई होने में इश्यूज आ सकते हैं, मे भी ना हो, बट अगर आप मॉक दे रहे हो, जैसे आपने एक बार IPC पढ़ लिया या आपने पूरे क्लाइंट PG को सिलेबस को पढ़ लिया, अब सिलेक्शन के लिए एटलीस्ट मान लेते हैं 60 मार्क्स आने चाहिए, बट आपने पहली बार जब मॉक दिया तो आपके 40 क्वेश्चन सही हुए, तो आप नोटिस करो, उस पर ध्यान दो कि कौन कौन से पोर्शन से या कौन कौन से सब्जेक्ट से या किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 10 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो 10 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए ना, तो आप ये देखो पहले तो सब्जेक्ट देखो किस सब्जेक्ट से मेरा क्वेश्चन छूटा। तो आपने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे 10 नहीं हो पाए, IPC से 5 नहीं हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट से 3 नहीं हो पाए, एंड जूरिस्प्रूडेंस से मान लेते हैं कि 4 क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो पहले तो आप सब्जेक्ट को मेंशन करो मॉक देने के बाद, देन आप ये चेक करो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट से आपके क्वेश्चन छूटे हैं। जैसे कि आपने देखा कि अच्छा 2 क्वेश्चन तो ये फंडामेंटल राइट से नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन इमरजेंसी वाले टॉपिक से नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन अमेंडमेंट वाले टॉपिक से नहीं हुआ, तो आप उन टॉपिक को कवर करो, बहुत अच्छे से कवर करो। सेम वही चीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करना है, IPC में फॉलो करना है, जूरिस्प्रूडेंस में फॉलो करना है, या जितने सब्जेक्ट है सब में फॉलो करना है। तो मॉक देने का पर्पज़ क्या रहता है कि आप मॉक दो, आपके कितने भी क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सही हो कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट आपके 30 क्वेश्चन सही होंगे, 30 नहीं तो 120 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे। 20 हुए ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको फर्दर क्या करना है कि 20 क्वेश्चन के बाद आप नोट डाउन करो कि कॉन्स्टिट्यूशन को पहले उठाओ, देन IPC को उठाओ, ऐसे मतलब अपने सब्जेक्ट पहले लिखो कि हाँ हमारे इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व। पहले आप सब्जेक्ट में लिखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया आपके 15 नहीं हो पाए, IPC 10 नहीं हो पाए, आपने ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के और क्वेश्चंस लिख लिए। फिर ये देखो कि जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए वो कहाँ से पूछे गए थे, मतलब किस पार्ट के थे, किस सेक्शंस के थे, फिर उसे जाके आप रीड करके अच्छे से पढ़ लो और प्रॉपर तरीके से इतने अच्छे से पढ़ लो, उस पर फिर से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं है। और देन जब आप दूसरी बार, मतलब ये पैटर्न अगर आप फॉलो करके जब आप दूसरी बार मॉक टेस्ट दोगे, तो सेकंड टाइम आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो जैसे पहली बार अगर आपके 20 मार्क्स आए थे, देन सेकंड टाइम आपके 40 आएंगे, फिर 40 पे यही प्रिंसिपल फॉलो करो। नेक्स्ट आप सॉल्व देखोगे, मॉक देखो तो आपके 50 to 60 के बीच में आएंगे, देन फिर यही प्रिंसिपल फॉलो करो। आपको बार बार यही प्रिंसिपल, यही साइकिल फॉलो करनी है, एंड देन डेफिनेटली आप टॉप 5 नहीं, आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु डायरेक्ट आप पाओगे। तो चाहे क्लैट यूजी एग्जाम हो, चाहे क्लैट पीजी एग्जाम हो, आपको स्ट्रैटेजी यही फॉलो करनी है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। एंड फर्दर अगर आप क्लैट PG के लिए, UG के लिए हमारे कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ईमेल के थ्रू एंड वेबसाइट पे विजिट करके आप कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।